साल 1837 एक ऐसी कामयाबी मिली जिसने एक ऐसे कोड को तोड़ दिया जो सदियों से बड़े बड़े विद्वानों को परेशान किए हुए था। ये सिर्फ एक पहेली को सुलझाना नहीं था, नहीं, ये एक पूरे खोए हुए साम्राज्य को फिर से ढूंढ निकालने जैसा था। और ये सब मुमकिन हुआ सिर्फ एक इंसान के जुनून और उसकी जिद की वजह से। कभी सोचा है कि क्या हो अगर एक ऐसा साम्राज्य जो अफगानिस्तान से लेकर दक्षिण भारत तक फैला हो, अपने समय में दुनिया के किसी भी साम्राज्य से कहीं ज्यादा बड़ा, और फिर भी इतिहास के पन्नों से पूरी तरह गायब हो जाए? उसके निशान थे, पूरे उपमहाद्वीप में बिखरे हुए थे, पत्थरों पर उसके संदेश खुदे थे, लेकिन उन्हें पढ़ने वाला कोई नहीं था। उसकी भाषा खो चुकी थी और इतिहास में एक बहुत बड़ा खालीपन छोड़ गई थी। तो पूरे भारत में ये पत्थर के खंबे ऐसे खड़े थे जैसे जैसे किसी भूले हुए अतीत के गार्ड हों, और हर खंबे पर वहीं वहीं अजीब सी लिखावट। पीढ़ियों से लोग उन्हें देखते आ रहे थे, ये जानते हुए कि इनमें कुछ खास लिखा है, पर क्या, कोई नहीं जानता था। एक ऐसा कोड जिसे कोई तोड़ ही नहीं पा रहा था। और फिर एंट्री होती है जेम्स प्रिंसेप की। लेकिन ये कोई, आप जानते हैं, ट्रेजर हंटर या इतिहासकार नहीं थे। ये तो एक साइंस के आदमी थे, जिनको किस्मत ने एक ऐसी खोज में डाल दिया जो उन्होंने कभी सोची भी नहीं थी। उनकी कहानी, वो किस्मत और जिद की कहानी है। किस्मत का खेल देखिए। जेम्स प्रिंसेप बनना चाहते थे एक आर्किटेक्ट, पर एक आंख के इन्फेक्शन ने पूरा प्लान ही बदल दिया। और यही नया रास्ता उन्हें ले आया भारत, सीधे कलकत्ता, ईस्ट इंडिया कंपनी की मिंट यानी टकसाल में। उन्हें क्या ही अंदाजा था कि वो आर्किटेक्चर तो नहीं, पर एक पूरे के पूरे इतिहास के आर्किटेक्ट बनने वाले थे। भारत आकर प्रिंसेप के अंदर की जिज्ञासा जैसे जाग गई। विद्वानों के साथ, पुराने अजूबों के बीच वो भारत के अतीत में डूबते चले गए। वो अब सिर्फ इमारतें नहीं देख रहे थे, वो उनकी कहानियां पढ़ रहे थे। और उनका सबसे बड़ा पैशन बना पुराने सिक्के। उन छोटे छोटे सिक्कों के राज खोलते खोलते उन्होंने एक ऐसा हुनर सीख लिया जो आगे चलकर अनमोल साबित होने वाला था। हाँ, वही सिक्के, उन पर जी छोटी छोटी लिखावटें थी ना, वही आगे की कहानी की वजह बनी। प्रिंसिप के लिए ये सिर्फ मेटल के टुकड़े नहीं थे, ये चाबियां थी। उन्हें एहसास हुआ कि जो रहस्यमयी लिपि उन बड़े बड़े खंभों पर है ना, उसे तोड़ा जा सकता है। बस बस सही चाबी मिलने की देर है। और फिर आया उनका पहला बड़ा ब्रेक थ्रू, जब उन्होंने नोटिस किया कि एक ही मैसेज सैकड़ों मील दूर अलग अलग खंभों पर बार बार लिखा हुआ है। मतलब दिल्ली, इलाहाबाद, बिहार, ये सब अलग अलग लोकल आर्ट नहीं थे, नहीं, ये एक पूरे साम्राज्य का कम्युनिकेशन सिस्टम था। एक ही पावर, एक ही मैसेज, सब जगह। प्रिंसेप की डायरी से उनकी बेचैनी साफ झलकती है। वो लिखते हैं कि इलाहाबाद के उस खंभे को बचाना कितना जरूरी है। सोचिए, वो सिर्फ एक कोड नहीं तोड़ रहे थे, वो वक्त से रेस लगा रहे थे कि कहीं ये सबूत हमेशा के लिए मिट ना जाए। एक एक पल कीमती था। 4 साल, पूरे 4 लंबे साल तक प्रिंसेप ने एक डबल लाइफ जी। दिन में वो टकसाल के एक सिंपल कर्मचारी थे, और रात में एक अकेले कोड ब्रेकर, एक ऐसी पहेली से लड़ते हुए जिसका कोई जवाब नहीं मिल रहा था। इस काम का असर उनकी सेहत पर भी पड़ने लगा, भयानक सिर दर्द, लेकिन उनका इरादा वो और भी पक्का होता गया। सालों की मेहनत के बाद फ्रस्ट्रेशन भी थी और उम्मीद भी। प्रिंसेप बिल्कुल उस मोड़ पर थे जहां बस एक छोटा सा टुकड़ा मिल जाए और पूरी पजल सॉल्व हो जाए। और वो चाबी आई ऐसी जगह से जिसका किसी ने सोचा भी नहीं था। सांची स्तूप में एक मिलिट्री इंजीनियर थे, कैप्टन एडवर्ड स्मिथ। उन्होंने प्रिंसेप को वहां मिली कुछ छोटी लिखावटों की छाप भेजी। कैप्टन स्मिथ को तो बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उन्होंने अनजाने में प्रिंसेप के हाथ में वही रोजेटा स्टोन थमा दिया है जिसे वो इतने सालों से ढूंढ रहे थे। तो उन छापों में दर्जनों छोटे छोटे मैसेज थे, और कमाल की बात ये थी कि लगभग सारे मैसेज एक ही शब्द पर खत्म हो रहे थे। यही दोहराव, यही असली सुराग था। प्रिंसेप ने अंदाजा लगाया कि ये शब्द दानम, यही वो चाबी है जो पूरा कोड खोल देगी। उनका लॉजिक सिंपल था। ये छोटी छोटी लिखावटें शायद मंदिर को दिए गए दान का रिकॉर्ड हों। इसका मतलब, दानम का मतलब हो सकता है एक उपहार या दान। और जैसे ही उन्होंने ये अंदाजा लगाया, उन्हें 3 अक्षर मिल गए, द, न और म। बस इतना ही काफी था। ये वो पहला डोमिनो था जिसके गिरते ही एक के बाद एक पूरी ब्राह्मी लिपि डिकोड होती चली गई। तो अब ब्राह्मी लिपि क्रैक हो चुकी थी। प्रिंसेप आखिरकार उन खंभों पर लिखे मैसेज को पढ़ सकते थे,
लेकिन शब्दों को पढ़ना तो बस पहला कदम था। असली सवाल तो अभी बाकी था। आखिर ये लिखवाया किसने था? कौन था वो राजा? जब खंभों को पढ़ा गया तो उसमें एक शक्तिशाली राजा का जिक्र था, देवानानपिय पियदस्सी, मतलब देवताओं का प्रिय। लेकिन ये नाम तो किसी भी ऐतिहासिक रिकॉर्ड में था ही नहीं। तो ये कौन था? कोई नया अनजान राजा, या फिर ये किसी जाने माने राजा का टाइटल था? और यहाँ कहानी में आता है एक बिल्कुल फिल्मी ट्विस्ट। हजारों मील दूर श्रीलंका में वहाँ एक विद्वान थे, जॉर्ज टर्नर। वो पुराने बौद्ध ग्रंथों का अनुवाद कर रहे थे और उन ग्रंथों में भारत के एक महान राजा अशोक को पियादस्सी का टाइटल दिया गया था। और बस सब कुछ जुड़ गया। जो अब तक सिर्फ कहानियों का एक किरदार था, वो अचानक एक असली ऐतिहासिक सम्राट बन गया और उसका खोया हुआ साम्राज्य वापस मिल गया। प्रिंसेप का दिमाग यहीं नहीं रुका। एक लिपि डिकोड करने के बाद उन्होंने अगला चैलेंज लिया, खरोष्ठी लिपि। इसके लिए उन्होंने इंडो ग्रीक सिक्कों का इस्तेमाल किया। देखिए, इन सिक्कों पर एक तरफ ग्रीक में राजा का नाम लिखा होता था और दूसरी तरफ खरोष्ठी में। बस उन्होंने ग्रीक नाम की ध्वनियों को खरोष्ठी के अक्षरों से मिलाया और लो, एक और प्राचीन कोड टूट गया। लेकिन इस शानदार जीत की एक बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ी। जिस खोज ने प्रिंसिप का नाम इतिहास में अमर कर दिया, उसी खोज ने उनकी जिंदगी भी ले ली। लगातार इस खोज में लगे रहने का असर उनके दिमाग पर पड़ा। वो प्रेशर झेल नहीं पाए। 1840 में सिर्फ 41 साल की उम्र में उनकी मौत हो गई। ये इतिहास के लिए एक बहुत बहुत दुखद बलिदान था। लेकिन जेम्स प्रिंसेप की बदौलत ही भारतीय इतिहास का एक पूरा खोया हुआ अध्याय वापस मिल गया। एक ऐसा विशाल साम्राज्य जो शांति और करुणा के उसूलों पर बना था। उन्होंने दुनिया को दिखाया कि मुगलों से बहुत बहुत पहले भारत दुनिया की सबसे महान सभ्यताओं में से एक था। तो जेम्स प्रिंसेप की कहानी हमें एक बहुत ज़रूरी बात याद दिलाती है। ये बताती है कि हमारा इतिहास पत्थर की लकीर नहीं है। उसे बार बार खोजा जाता है, समझा जाता है। और ये हमें एक बुनियादी सवाल के साथ छोड़ जाती है। अगर इतना बड़ा साम्राज्य भुलाया जा सकता है, तो हम अपने इतिहास के और कौन से हिस्सों को खोने के खतरे में हैं?